हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कल कमिटमेंट किया था कि मैं आपको यहाँ पे 10th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा। 10th एंड 12th क्लास की फिजिक्स में आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। अच्छा, और 9th और 11th की फिजिक्स भी हम यहाँ पे करेंगे, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा भाई उसके लिए। क्यों? क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। कल हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 12th क्लास का है, लेकिन आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इसी से रिलेटेड कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा आपका आज का। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कंप्लीट उसमें जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा डिस्कशन करेंगे। हाँ, इतना मेरा प्रॉमिस रहेगा कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक भी जो है टॉपिक, कोई भी पॉइंट है वो एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए तो बात करते हैं। हम देख लेते हैं जरा, माइक जरा सेट है क्या? ठीक है, ओके 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 ओके। चलो भाई, बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में किसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट भी इसका नाम मिल सकता है। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चैप्टर का नाम जैसे बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, करंट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आपने सुना होगा, कक्षाओं में आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, मैंने भी यही सुना है, आपने भी यही सुना है, और होता नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमने सुना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसकी वजह से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। ठीक है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किससे वजह से फ्लो होती है? करंट जो फ्लो होती है वो किसकी वजह से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली पता क्या होता है? बेसिकली होता क्या है कि कोई भी मेटल है, कोई भी हमारे सराउंडिंग कोई भी मटेरियल हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किससे मिलकर बना होता है? एटम्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है भाई। होता क्या है? फ्लो कौन करता है? वोल्टेज फ्लो करती है। कौन फ्लो करता है? वोल्टेज फ्लो करती है। जैसे देखो, अभी मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एक कंडक्टर हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रेंडमली मोशन करते रहते हैं भाई, किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है एटम के अंदर, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया नीचे की तरफ, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रेंडमली मोशन करते रहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, अदरवाइज कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। रीजन क्या है कि जैसे ही मैं इसको क्या दूंगा? वोल्टेज दूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? फोर्स की। अब वो फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स कौन लगाएगा? बैटरी लगाएगी। कौन लगाएगा भाई? बैटरी लगाएगी। कौन लगाएगा? बैटरी लगाएगी। बैटरी क्या रखती है? वो बेसिकली वोल्टेज रखती है। क्या रखती है भाई? बैटरी के पास क्या होती है? वोल्टेज होती है। तो वोल्टेज जो ना, वोल्टेज ही है वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है भाई। समझ में आ रही मेरी बात? इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए मजबूर कौन करता है? वोल्टेज करती है। कौन करता है? वोल्टेज करती है। बात आई समझ में? ठीक है, इतना ठीक है भाई। चलो तो अब आगे बात करते हैं। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, सॉरी वोल्टेज जो होती है वो किधर किधर से किधर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करती है। किसकी तरफ से? हाई से लो की तरफ। चलिए बात करते हैं करंट के बारे में। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है। वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलिए अब आगे सुनो। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है। क्या होता है भाई चार्ज? चार्ज के बारे में मैंने कल भी 12th क्लास की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। क्या की डिस्कस किया था? चार्ज को हमने बोला था कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ
एनी ऑब्जेक्ट पार्टिकल, ठीक है, मटेरियल ड्यू टू इट फेल्ट द इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, किसको फील करता है भाई? इलेक्ट्रिकल फेनोमेना को फील करता है। चार्ज इज जस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, ए मटेरियल, इन पार्टिकल, ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट फेल्ट द इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। इलेक्ट्रिकल फेनोमेना मैंने कल भी डिस्कस कर लिया था, 12th क्लास की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो फोर्स होता है कोई भी दो चार्जेस के बीच में, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में, वो किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई? चार्ज की वजह से होता है। लेकिन एक चीज समझो यहाँ पे, आप हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यही होता है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है बात सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G इक्वल टू G इंटू में G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है? कंप्लीट डिस्कशन में यहाँ पे नहीं बताने वाला आपको, कंप्लीट डिस्कशन में यहाँ पे नहीं बताने वाला हूं, बात ध्यान में सुनो। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 इंटू में 10 टू पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू में 10 टू पावर -31 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6 इंटू में 10 टू पावर -27 kg। यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, लगभग इक्वल होता है। पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कस, थोड़ा सा इंटरफेयर होता है, वो ज्यादा बड़ा इश्यू है नहीं। क्लियर है? तो मास ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, बात आई समझ में कि मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हो गया है। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब मैं इन दोनों मासेज को, दोनों मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पुट कर दिया जिसका मास है m, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे पुट कर दिया जिसका मास क्या है? सेम ही इलेक्ट्रॉन का मास, तो ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? बताओ भाई, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रॉनों के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा भाई? जनरली देखेंगे तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे? रिपल करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? रिपल करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल में तो हम पढ़ते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, दो कोई भी मास है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है। दोनों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, FG से लिख दिया मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कम लगेगा, किससे? किससे कम लगेगा भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से कम लगता है। बात आ रही समझ में? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से कम लगता है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। इसलिए क्या कर देते हैं? एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, एक दूसरे से दूर भेज देते हैं भाई। बात आ रही समझ में? क्यों? क्योंकि ये कम है, सीधी सी बात है, ये हावी रहेगा, जिसका फोर्स ज्यादा वो हावी रहेगा। अब फोर्स जिधर ज्यादा लगता है उधर ही फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने का मींस क्या है? कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब इनमें रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, दूर जा रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा है तो दूर ही जाएंगे, सीधी सी बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? ठीक है। अब ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं, ऐसा ही हमारे पास यहाँ पे होता है कि भाई मैंने रख दिया यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे भी मैंने रख दिया मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों कितनी डिस्टेंस पे है? कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स हैं। तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखेंगे इनके बीच में। कितने इनकी? 1 सेंटीमीटर की रख लेना आप, ठीक है? बात आ रही समझ में? ठीक है। 1 यहाँ पे मैंने जितने भी डिस्टेंस के ऊपर उनको रखा है, जितने भी डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे भी क्या लग रहा है भाई?
ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दोनों में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी आप सभी, समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कम लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ज्यादा लगेगा। अब आगे बात करते हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो किसकी वजह से रहा है, चार्ज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। मैं बताऊंगा भी, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की। किसकी बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन की। मैंने एक न्यूट्रॉन यहाँ पे रख दिया और एक मैंने न्यूट्रॉन यहाँ पे रख दिया, दोनों को मैंने रख दिया। अब यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नथिंग। यहाँ पे ओनली ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में लगेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में लग ही नहीं रहा, एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे। अब देखो, मान लो सपोज दैट दोनों के ऊपर चार्ज होता, मान लो सपोज दैट दोनों के ऊपर चार्ज होता, तो या तो ये दोनों को रिपल करते या दोनों अट्रैक्ट करते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनके ऊपर लग रहा है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ओनली क्या लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ, न्यूट्रॉन के ऊपर मास तो है लेकिन चार्ज जीरो है। न्यूट्रॉन के ऊपर मास तो है लेकिन चार्ज जीरो है। चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं होता, मास होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर मास होता है न्यूट्रॉन पे। बात समझ पा रहे हो मेरी? ये ज्यादा डीप में डिस्कशन करने लग गया मैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, कि भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता किस वजह से है। कोई भी दो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं, वो यहाँ पे आपके पास सामने डाटा प्रेजेंट है, वो सामने आपके डाटा प्रेजेंट है। क्लियर है भाई? बात आ रही समझ में सभी को? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स होता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। नोट्स इसके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स इसके आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब यहां पे देखते हैं टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्ज के टाइप। चार्ज के बेसिकली दो टाइप होते हैं, तीसरा भी होता है जो न्यूट्रल होता है। कितना होता है, न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल है बिल्कुल, है ना, नो टेंशन। इसी तरह जैसे चार्ज न्यूट्रल है, वैसे ही आप कुछ पर्सन्स आपकी लाइफ में होंगे उनको भी न्यूट्रल कर दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे वो करते जाए वैसे उनको करने दो। आप अपना फोकस रखो अपने टारगेट के ऊपर, आपको जो करना उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उसमें कोई भी आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। दुनिया, एक चीज याद रखना, अगर सारी दुनिया आपके पीछे लग गई ना, एक चीज याद रखना अपने दिमाग में, आप अकेले हो और आपके पीछे लगे हुए बहुत सारे पर्सन। आप एक अपने दिमाग में बात सेट कर लेना, आप बिल्कुल सही हो, वहां पे आप बिल्कुल सही हो। समझ में आ रही मेरी बात? क्या होता है ना कि जब 100 पर्सन है, 100 लोग हैं, वहां पे 99 जो है वो गलत है और जो एक है वो सही है। तो जो 99 है वो जो सही माने जाएंगे और जो एक है वो गलत माना जाएगा। बात आ रही समझ में मेरी आपको? मेजोरिटी चुनाव भी होते हैं ना, उनमें चाहे कैंडिडेट चाहे अच्छा हो चाहे कैंडिडेट खराब हो, वो अगर उसको बहुमत मिल जाता ना, मेजोरिटी मिल जाती तो वो जीत जाता है। बात आ रही समझ में? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है लाइफ में भी। तो टेंशन नहीं लेने का किसी भी प्रकार की, टेंशन देने का काम हमारा, टेंशन लेने का काम बिल्कुल भी नहीं। चार्जेस के कितने टाइप्स हो गए भाई? 2 टाइप। कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स हो गए चार्जेस के। पहला टाइप की बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस के कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का सिंबल प्लस, नेगेटिव का सिंबल माइनस। बात आ रही समझ में सभी को? वीडियो में दिख तो रहा है ना भाई, कहीं में साइड में लिखता जाओ आपको दिखे ही ना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, शाबाश शाबाश, वेरी गुड है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेसिकली ये चीज आपको पता होगी कि 2 टाइप, जो जब सेम टाइप के चार्जेज हो जाएंगे, सेम टाइप के चार्जेज हो जाएंगे, वो क्या कर लेंगे एक दूसरे को भाई, क्या कर देंगे? रिपल कर देंगे।
सेम टाइप की चीजें एक दूसरे को रिपल कर देती है। ये बात बोलती मेरे को हंसी आ जाती है, चाहे मैं मैग्नेट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं चार्जेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे एक एग्जांपल सेट कर लो आप अपने दिमाग में। छोड़ो, फिर बाद में बात करें, वरना कुछ लोगों की जल जाएगी, फिर से वो बमंडर उठा देंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी थोड़े शांत रहो, उफान आने दो, जवाब दे देंगे। चलो देखो, टू टाइप्स हो गए चार्जेस के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये पता है सभी को कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर देंगे, बात आ रही समझ में। एंड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसका रीजन मैं भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव में रिपल्सन क्यों होता है और नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन क्यों होता है। इसका रीजन हम अभी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ये आप बेसिकली चीज उतार लीजिएगा। एंड two same type of charge are repel to each other and different type of charge are attract to each other। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं। सारी चीजें ध्यान से आपको समझते जानिए, धीरे धीरे सारा सब कुछ मैटर आता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सारा मैटर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। होता क्या है देखो, कोई भी चार्ज है, क्या है भाई, कोई भी चार्ज है, वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। कैसा रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से होता है। ये बात आगे की, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। 10th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, 12th क्लास में आता है, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लेना। अट्रैक्शन और रिपल्सन का कारण समझ में आ जाएगा आपको, ओके, ठीक है। चार्ज जो होता है, सॉरी क्या लिख दिया, हाँ, चार्ज जो होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अपने चारों ओर वह इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। ठीक है भाई, रख लिया। मैंने क्या पढ़ाया, मैं क्या बता रहा हूं आपको, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे जाती है भाई, बाहर की ओर जाती हैं। फिर बात करूंगा मैं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, अंदर की ओर आती हैं, ऐसे। बात आ रही समझ में मेरी सभी को कि पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर चली गई और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर चली गई। अब एक से बाहर जा रही तो दूसरे में तो अंदर ही जाएंगे, सीधी सी बात है भाई, है ना, क्लियर है, ओके। तो एक रेस्ट में जब चार्ज प्रेजेंट होता है, रेस्ट में हो, मोशन में हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगी। ये बात आपको समझ लेनी है, क्योंकि कोई भी फील्ड होता है वो उसकी लाइंस की वजह से जनरेट होता है। चाहे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जनरेट होगा। बशर्ते आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में के अंदर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, वो क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बेसिकली अच्छी तरीके से समझना है, उतारने की इसमें कोई बात है नहीं। प्लस और ये हो गया आपका माइनस, ये हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या हो गई ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हिंदी में भी बोलो क्या, हिंदी में भी बोल रहा है तो हिंदी मीडियम के अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हिंदी में भी थोड़ा बहुत बताओ, तो हिंदी में भी आपको बता देंगे, नो टेंशन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती है भाई, ये प्लस से जा रही है इधर, ठीक है, और माइनस के अंदर ये चली जाएंगी, माइनस के अंदर ये चली जाती है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही, माइनस के अंदर चली जाती है, प्लस से निकलती है। बात आ रही समझ में, हाँ, माइनस से प्लस में कोई मैटर नहीं होता। मैग्नेट के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं नॉर्थ से साउथ जाती है, साउथ से नॉर्थ भी चली जाती है, तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ, सॉरी, माइनस से प्लस का कोई मैटर नहीं है, मैटर कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चलेगी, ओके। अब सुनो बात ध्यान से, ध्यान देना क्या है आपको ध्यान ये देना है कि भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन का मैटर आया तो आया कहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटा सा बना लेता हूँ, दूसरा चार्ज बना लेता हूँ। मैंने माइनस लिख दिया और ये मान लो लिख दिया मैंने प्लस लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, माइनस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, आती है, अंदर इंटर करती है,
अंदर इंटर करती हैं। अब इसमें भी अंदर इंटर कर रही है, इसमें भी अंदर इंटर कर रही है, इसमें भी तो ऐसे आएंगी। ध्यान से समझ लेना, मैं कंप्लीट नहीं बना रहा इसको, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी कि जैसे इसमें जा रही है और इसमें आ रही, तो जैसे मैं इनको नजदीक ले जाने की अगर कोशिश करता हूं, नजदीक ले जाने की, तो ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही है माइनस में, इसकी इधर आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों की दोनों डायरेक्शन देखो कैसे हो गई, ऐसे आएंगे, मान लो ये ऐसे घूमती हुई आ रही है, तो ऐसे आएंगी और ऐसे ऐसे जाएंगे माइनस में अंदर। बात आ रही समझ में? तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपल कर रही है भाई, ये नजदीक नहीं आने देंगी, दोनों माइनस को नजदीक नहीं आने देंगे। यहां पे एक चीज याद में रखना, रिपल नहीं करती, ये चीज होता है नजदीक नहीं आने देती, मैटर होता है नजदीक नहीं आने देती। दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों चीजों में क्या है, डिफरेंस है। रिपल करने तो दूर भगा देना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए, लेकिन फेंकता थोड़ी है। जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो अपनी तरफ नहीं आने देती, ये मैटर होता है। समझ में है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो ये हो रहा है कि माइनस को माइनस के नजदीक नहीं आने दे रहा। अब यहाँ पे भी ये होगा भाई, प्लस के साथ प्लस कौन सा दूर प्रदेश से आया, प्लस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है ऐसे। तो जब मैं इस प्लस को इस प्लस के पास लेके जाऊंगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इसकी इधर है, तो दोनों एक दूसरे इसके ऊपर फोर्स लगाते हुए ऐसे जाएंगे, फोर्स लगाते हुए ऐसे चली जाएंगी। ये बात आ रही, उसमें कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, इसमें कैसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। अब जब नजदीक ला रहा हूं तो मैं नजदीक नहीं आने दे रहा, नजदीक नहीं आने दे रही है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को। बात आ रही समझ में मेरी आपको? ये रीजन है। अब प्लस माइनस सुनो, प्लस माइनस सुनो, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी। अब मेरे को बताओ, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, अब दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, तो अट्रैक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो अट्रैक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। बात आई समझ में आपको? क्लियर है? ये इनमें हो जाएगा अट्रैक्शन। तो पता चला कि दो सेम टाइप के चार्जेस में अट्रैक्शन क्यों होता है, सॉरी रिपल्सन क्यों होता है, और जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं उसमें अट्रैक्शन क्यों होता है। समझ में आई ना बात? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप चार्ज के बारे में, ठीक है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी तो पहली तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ का मतलब कि मींस क्या होता है कि कंजर्वेशन में ये कहा जाता है कि चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज इज neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body। क्या कहा भाई, चार्ज जो होता है neither be created and nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body। इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता। बात आ रही समझ में? अब इसी में समझना पता क्या है, इसी में समझने की बात यह है कि भाई ये कहा जाता है कि चार्ज, इसने कह दिया कि कंजर्व्ड है, हमने मान लिया कंजर्व्ड है भाई, मान लिया मैंने कह दिया आपको चार्ज कंजर्व्ड है। ये हुआ कैसे? तो फिर ये कैसे हो जाता है कि जैसे रब करते तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। बात आ रही समझ में? एक ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं, फिर मैंने उसको रब कर दिया तो ट्रांसफर कहां हुआ? इसमें तो था ही नहीं, ट्रांसफर कैसे होगा भाई? ये मैं आपको समझाता हूं। कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करना, मैं हूं ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब देखो होगा क्या,
कि चार्ज जो ट्रांसफर होता है, चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, इससे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना हम चार्ज की प्रॉपर्टी, उसमें पढ़ेंगे कि चार्ज जो प्रेजेंट होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो किसमें प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। सबसे छोटा जो चार्ज है, क्वांटम फिजिक्स की बात अलग है, क्वांटम फिजिक्स में तो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे जा चुके हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम चार्ज होता है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे छोटा चार्ज जो माना गया है वो इलेक्ट्रॉन का माना गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना गया है, या फिर फंडामेंटल चार्ज भी जो कह देंगे वो इलेक्ट्रॉन को कह देंगे। क्या कह देंगे भाई? फंडामेंटल चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहा गया है। बात आ रही समझ में? क्या कहा गया भाई? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहा गया है। ये माइक पड़ गया भाई हमारा, ओहो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है उनको मतलब समझ गए? समझ गए भाई। फंडामेंटल चार्ज कहा गया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बात आई समझ में? अब देखो फंडामेंटल भी कह देंगे, चाहे बेसिकली सबसे छोटा चार्ज, सबसे छुटकुचा चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही होता है। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज आएगा। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज देना है, जैसे मेरे पास दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थे, मेरे पास दो मास थे, ये एम मास था, ये भी एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, एम डेस मान लेते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को मैं रब करता हूं, ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, एनीथिंग, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, दोनों को मैंने उठा लिया अपने हाथों में और रब कर दिया। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज आए। रबिंग करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट बचते हैं मेरे पास, ये एम मास का ऑब्जेक्ट था और ये इसका मान लो m1 हो गया और इसका m2 मान लेता हूं। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट आए हैं मेरे पास रब करने के बाद, क्यों मैंने m1 और m2 क्यों माना ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। तो रब करने के बाद मेरे पास ये दो आ गए। अब इनमें से क्या होगा अब इनके पास ऊपर चार्ज आ गया। हुआ क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट है। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मान लो इसके ऊपर चले गए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, ये मेरे जैसा था भाई हल्का सा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए, जैसे रब के इसने ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन मान लो इसके पास चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और नहीं जो इसके पास थे वो तो थे और आ गए। बात आ रही समझ में आपको सभी को? ओके भाई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इस पे इलेक्ट्रॉन थे, जितने थे वो तो थे, और आ गए -3, तो 3 और आ गए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात समझने लायक ये है कि मेरे को ये बताओ कि क्या चार्ज क्रिएट हुआ? दिमाग लगाना बिल्कुल अच्छे से। क्या चार्ज क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। क्या चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ। चार्ज क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ भाई, इससे इसके ऊपर। किससे किस पे? इससे इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हुआ है। बात आ रही ना समझ में सभी को? चार्ज इससे इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है, ना ही क्रिएट हुआ है, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। बात आ रही समझ में? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। अच्छा मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है भाई। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास चले गए, तो सीधी सी बात है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो मास में कमी हुई होगी। अरे मास में कमी हुई है नहीं हुई? बात आ रही समझ में? मास में कमी हुई है भाई। मास इसका क्या हो गया? कम हो गया सेकंड वाले से। मास क्या हो गया? सेकंड वाले से कम हो गया। तो मैं एक चीज आपको यहां पे समझा देता हूं। ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। समझने लायक बात क्या है? समझने लायक बात ये है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। मैंने इसको देना है पॉजिटिव चार्ज, M+ आ गया, M+ आ गया। तो सीधी सी बात है, इसका मास जो है वो क्या हुआ है? कम हुआ है। क्यों?
क्योंकि प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देगा भाई, लॉस कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। फिर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर भी न्यूट्रल ही था, कोई चार्ज नहीं था, इसको मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो सीधी सी बात है, एम नेगेटिव जो है वो ज्यादा हो जाएगा, एम नेगेटिव जो है वो न्यूट्रल से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है भाई, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान में आपको क्या रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तब नेगेटिव आएगा, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तब पॉजिटिव आएगा। सीधी सी बात, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी थी चार्ज की कि चार्ज इज ऑलवेज बी कंजर्व्ड, चार्ज जो हमेशा वो कंजर्व रहेगा। एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, एक एग्जांपल और बता देता हूं इसका मैं कैसे। देखो, जैसे डिब्बा लिया, एक डिब्बा ले लिया भाई, ठीक है, उसके अंदर चार्ज रख दिए प्लस, ये सी लगा रहा था, कुलाम है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान में नहीं था भाई चार्ज की यूनिट के बारे में डिस्कस करना, सॉरी बच्चा सॉरी, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे। प्लस 2 कुलाम, माइनस 2 कुलाम, प्लस 3 कुलाम, प्लस 5 कुलाम, ठीक है, और माइनस 4 कुलाम, ये कोई चार्ज है। अब मेरे को बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज, इसको मैंने डिब्बे को क्या कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही हिला दिया, ऐसे ही हिलाया इसको अच्छे से, इसके अंदर 4-5 बॉल डाल दी जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और उनको क्या कर दिया मैंने, डिब्बे में डालकर बंद करके पैक करके हिला दिया। हिलाने के बाद क्या हुआ, हिलाने के बाद जैसे मैं इनको रख दूंगा दोबारा स्टेबल करके, तो किसी का चार्ज किसी पे, किसी का चार्ज किसी पे, किस पे कितना, किस पे कितना, -2 सॉरी प्लस का 4 कुलाम बच गया, माइनस का 3 कुलाम बच गया, माइनस का 5 कुलाम बच गया, -5 है क्या इसमें, ठीक है, माइनस का 5 कुलाम बच गया, और प्लस का 2 कुलाम बच गया। बात आ रही समझ में, और तीसरा बच गया प्लस का 1 कुलाम बच गया। अब मेरे को बताओ, अच्छा लास्ट वाले पे नहीं देखना, लास्ट वाले पे हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे कितना था, एक बॉल बच गई, 5 थी इसमें, 5 इसमें थी। अब मेरा क्या है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। इसमें देख लो कि +2 जो है वो -2 को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है भाई। ये 5 और 3 8 और -4 मतलब प्लस का 4 कुलाम इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें हमें बताना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना बचा, इसके ऊपर चार्ज कितना बचा। हमने पढ़ रखा कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अच्छा तो चलो इसमें देखते हैं, ये कितना होगा, -5 -3 माइनस का 8 कुलाम, ये कितना होगा, प्लस का 6 कुलाम, कितना होगा भाई, 4 और 2 6 कुलाम, कितना बचा, माइनस का 2 कुलाम बचा, कितना बचा, माइनस का 2 कुलाम। लेकिन आपको तो कितना चाहिए, प्लस का 4 चाहिए भाई, प्लस का 4 चाहिए। अब प्लस का 4 कैसे आएगा कि इस -2 को भी कैंसिल कर दे और फिर भी इसके पास प्लस का 4 बच जाए, मतलब क्या होगा, प्लस का 6 कुलाम इसके पास बचेगा। सीधी सी बात है भाई, ध्यान से सुनो इस बात को, प्लस का 6 कुलाम इसके पास चार्ज बचेगा, तभी तो इसके पास क्या आएगा, प्लस का 4 गुलाम इसको चाहिए ना, प्लस का 4 गुलाम इसके पास कब आएगा, प्लस का 6 गुलाम हो और माइनस का 2 गुलाम इसके पास बचा है, तो तभी इसके पास प्लस का 6 गुलाम चार्ज बचेगा। चार्ज कंजर्व होता है, समझ में आई। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए तो आज का डिस्कशन बस यही तक था, वीडियो देखते हैं, है ना। बाकी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा मैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है भाई बच्चों, है ना। ध्यान से वीडियो को देखना है बस, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरी बात, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं रखना है, अपनी स्टडी, आपकी स्टडी ही आपका साथ देगी, कोई साथ नहीं देगा, इवन मैं भी नहीं, आपकी पढ़ाई आपका साथ देने वाली है। ये चीज मुझे अच्छे से रियलाइज हो गई। और किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत करो कि वो आपका फायदा उठाने लगे, समझ में। ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो बहुत गंदी चीज होती है, वो किसी पे भी नहीं करना, आपको अगले को फील भी नहीं होने देना कि आप उस पर ट्रस्ट करते हो, वरना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। वो कहते ना कि कुछ न था तो खुदा था, कुछ न था, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको इस होने ने, ये न होता तो मैं क्या होता। समझ में आ रही मेरी बात, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें हमारी लाइफ में होती है और वो डुबो देती है,
हमें कहीं का नहीं छोड़ती, तो उनसे आपको डिस्टेंस बना के रखनी है और यही सोचना है कि वो आपकी लाइफ में ना आए। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।